सोचिए अगर ये कहा जाए कि इंसान जो कुछ भी सोचता है वो सच हो सकता है। मतलब सिर्फ ख्यालों से इंसान अपनी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है ना? बिल्कुल। ज्यादातर लोगों को पहली बार में ये बात एकदम किसी जादू या कोरी कल्पना जैसी ही लगती है, लेकिन आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय यही है। हाँ, और आज हम रॉन्डा बर्न की बहुत ही मशहूर किताब द सीक्रेट और उसके सबसे ज्यादा चर्चित सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो मैनिफेस्टिंग रियलिटी द पावर ऑफ द सीक्रेट के मुख्य अंशों पर आधारित है। और मैं कहूंगा कि ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे सिर्फ हल्के में लेकर छोड़ दिया जाए। इस सिद्धांत ने असल में दुनिया भर में लाखों लोगों के सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सही कहा। और आज का हमारा जो मिशन है वो भी एकदम स्पष्ट है। हमें बिना किसी भारी भरकम दार्शनिक या साइंटिफिक शब्दों के जाल में उलझे बस ये समझना है कि विचारों और हमारी हकीकत के बीच आखिर कनेक्शन क्या है। एकदम सही। असल में ये कोई नॉर्मल मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है जो अक्सर हम सुनते हैं। ये मानव मस्तिष्क की उस क्षमता को डिकोड करने की कोशिश है जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उसे गहराई से समझने की कोशिश कम ही की जाती है। ठीक है, तो इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये विचार कि हमारा अपना दिमाग अपनी सोच के जरिए खुद हमारी हकीकत गढ़ रहा है, ये बहुत ही हैरान करने वाला है। मतलब क्या सच में ऐसा होता है? सोर्स के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस पूरी किताब का जो सबसे बुनियादी विचार है वो एक बहुत ही सरल लाइन में सिमटा हुआ है। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं, यानी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक करता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पॉजिटिव विचार हमेशा पॉजिटिव परिणामों को जन्म देते हैं और ठीक इसके उल्टा नेगेटिव विचार हमेशा नेगेटिविटी को अपनी ओर खींचते हैं। मतलब अगर कोई दिन भर सिर्फ अपनी परेशानियों के बारे में सोचता रहे तो वो अनजाने में और ज्यादा परेशानियों को बुलावा दे रहा है। एकदम सही। इस सिद्धांत के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड यानी हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़े दर्पण या शीशे की तरह काम करता है। हम यूनिवर्स में जो भी वाइब्रेशन या ऊर्जा भेजते हैं, ये यूनिवर्स ठीक वही वाइब्रेशन वापस हमारी ओर रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, लेकिन ये वाइब्रेशन वाली बात मुझे थोड़ी तकनीकी लग रही है। क्या इसे किसी आसान उदाहरण से हम समझ सकते हैं? बिल्कुल। इसे एक रेडियो की तरह सोचिए। अगर किसी को 98.3 एफएम का संगीत सुनना है तो उसे अपने रेडियो को ठीक उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। हाँ, वो 93.5 पे ट्यून करके 98.3 के गाने तो नहीं सुन सकता। बिल्कुल नहीं। बस ठीक यही बात हमारे विचारों पर भी लागू होती है। ये कोई जादू नहीं है बल्कि विचारों की एक गूंज है जो लौटकर वहीं आती है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। अगर फ्रीक्वेंसी खुशी की है तो नतीजे भी खुशी वाले ही होंगे। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो नोट्स हम देख रहे हैं उसमें एक बहुत ही शक्तिशाली और मैं कहूंगी थोड़ा डराने वाला तथ्य भी छिपा है। वो ये है कि इंसान का अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड विचारों को फिल्टर ही नहीं करता। हाँ, और ये इस पूरे सिद्धांत का सबसे नाजुक हिस्सा है। हमारा अवचेतन मन ये नहीं समझ पाता कि क्या असलियत है और क्या सिर्फ एक ख्याली पुलाव या डर है। वो हर एक विचार को एकदम सच मान लेता है। तो अगर किसी के दिमाग में लगातार ये डर चल रहा है कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए या कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, तो क्या दिमाग उसे भी एक आदेश की तरह ले लेता है? हाँ बिल्कुल। इंसान का दिमाग एक बेहद शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। अवचेतन मन को हाँ या ना समझ में नहीं आता। वो सिर्फ उस तस्वीर को पकड़ता है जो दिमाग में बन रही है। बाप रे, ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा अपना ही दिमाग हमारे विचारों का गुलाम भी है और उनका सबसे बड़ा मालिक भी। यही कारण है कि अपने विचारों को लेकर इतनी सावधानी बरतने की बात कही जाती है। अगर कोई बार बार गिरने के डर के बारे में सोचेगा तो उसका फोकस गिरने पर ही है, संभलने पर नहीं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी गिरने वाले विचार को हकीकत में बदलने लग जाता है। ये समझने के बाद तो ऐसा लगता है कि दिन भर में हम जो भी सोचते हैं उसका एक पूरा ऑडिट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या सोर्स मटेरियल में इस प्रक्रिया को अपनी मर्जी से कंट्रोल करने का कोई तरीका बताया गया है? हाँ, इसे सिर्फ एक थ्योरी तक सीमित नहीं रखा गया है। चीजों को हकीकत में बदलने के लिए, जिसे मैनिफेस्टेशन कहा जाता है, नोट्स में एक बहुत ही स्पष्ट 3 स्टेप फॉर्मूला दिया गया है। और वो 3 कदम क्या है? ये 3 कदम है: आस्क यानी मांगना, बिलीव यानी विश्वास करना, और रिसीव यानी प्राप्त करना। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, मांगना। क्या ये किसी जिन से मन्नत मांगने जैसा है कि बस चिराग रगड़ा और मांग लिया? नहीं नहीं, ये उससे थोड़ा अलग है। यहाँ मांगने की सबसे बड़ी शर्त है स्पष्टता यानी क्लैरिटी।
अगर किसी व्यक्ति को यही नहीं पता कि उसे असल में चाहिए क्या, तो यूनिवर्स को कोई स्पष्ट संदेश नहीं जाता। ये तो वही बात हो गई कि कोई रेस्टोरेंट में जाए और वेटर से कहे कि मुझे कुछ भी दे दो जो अच्छा हो। हाँ, ऐसे में तो टेबल पर वो डिश भी आ सकती है जो उसे बिल्कुल पसंद ना हो, जैसे करेला आ जाए। बहुत ही शानदार तुलना है। यूनिवर्स को एक ऐसा विशाल कैटलॉग माना जा सकता है जहां से कुछ ऑर्डर करना है, लेकिन ऑर्डर करने के लिए ये पता होना चाहिए कि कार्ट में डालना क्या है। अगर दिमाग में कंफ्यूजन है तो कोई भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। ये दिलचस्प है क्योंकि अक्सर लोग ये तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या नहीं चाहिए। मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मुझे ऐसी कार नहीं चाहिए। लेकिन जब पूछा जाए कि क्या चाहिए तो वो अटक जाते हैं। बिल्कुल। और यही कंफ्यूजन मैनिफेस्टेशन को रोक देता है। यूनिवर्स मिक्स्ड या उलझे हुए संदेशों पे काम नहीं कर सकता, उसे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी ने पूरी क्लैरिटी के साथ अपना लक्ष्य तय कर लिया और यूनिवर्स से मांग लिया, तो क्या अब काम खत्म? क्या अब बस बैठकर इंतजार करना है? यहीं पर दूसरा कदम आता है, जो कि है बिलीव करना या विश्वास करना। और ये कदम थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चुनौतीपूर्ण क्यों? अगर मैंने कुछ मांगा है तो जाहिर है मुझे उस पर विश्वास होगा ही। मैं अपने ही मांगे हुए पर डाउट क्यों करूंगी? किताब के अनुसार यहाँ विश्वास का मतलब सिर्फ ये सोचना नहीं है कि हाँ ये हो जाएगा। इसका मतलब है ऐसा व्यवहार करना जैसे वो मनचाही चीज पहले ही मिल चुकी है। मतलब उस एहसास को आज और अभी इसी पल में जीना है। ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो अमीर होने का व्यवहार कैसे कर सकता है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो विश्वास है वो एक बहुत ही गहरी मानसिक अवस्था है। और अगर इस विश्वास के बीच थोड़ा सा भी संदेह यानी डाउट आ जाता है तो वो पूरी प्रक्रिया को उसी वक्त रोक देता है। तो डाउट एक तरह का वायरस है जो इस पूरे सिस्टम को क्रैश कर देता है। बिल्कुल। डाउट एक ऐसा तत्व है जो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी को तुरंत नीचे गिरा देता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि एक तरफ तो एक लक्ष्य तय किया गया है और उसे पाने की इच्छा यूनिवर्स में भेजी जा रही है, और दूसरी तरफ भीतर ही भीतर ये शक भी पल रहा है कि क्या ये सच में होगा, कैसे होगा। हाँ, ये बिल्कुल गाड़ी चलाते हुए एक साथ एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों दबाने जैसा है। नतीजा ये होगा कि गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलेगी और सिर्फ शोर करेगी। ठीक कहा। इसलिए विश्वास का मतलब है बिना किसी अगर या मगर के पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाना। ये मान लेना कि जो मांगा गया है वो रास्ते में है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मानसिक कसरत है। अब अगर तीसरे कदम की बात करें, जो कि है रिसीव करना यानी प्राप्त करना, क्या ये सिर्फ हाथ फैलाकर खड़े हो जाने के बारे में है? नहीं, ये कदम पूरी तरह से इंसान की भावनाओं पर टिक रहा है। इसमें आभार यानी ग्रेटिट्यूड और उत्साह की भावना को महसूस करने पर जोर दिया गया है। नोट्स में एक लाइन है जो बहुत गहराई लिए हुए है। उसमें लिखा है कि ब्रह्मांड केवल शब्द नहीं सुनता, वो भावनाएं महसूस करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि इंसान चाहे दिन भर में 1000 बार पॉजिटिव शब्द बोले कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अगर अंदर से वो उदास है या हताश महसूस कर रहा है, तो यूनिवर्स तक खुशी का नहीं बल्कि उदासी का ही संदेश जाएगा। ओह, तो मतलब शब्दों से ज्यादा उन शब्दों के पीछे की फीलिंग मायने रखती है। बिल्कुल। भावनाएं ही इस पूरे आकर्षण के सिद्धांत का असली ईंधन या फ्यूल हैं। बिना भावनाओं के बोले गए शब्द बस रटे रटाए वाक्यों की तरह हैं, उनका कोई असर नहीं होता। ये तो ऐसा है जैसे बिना इंजन वाली गाड़ी में बैठकर स्टीयरिंग घुमाना। गाड़ी कहीं नहीं जाएगी क्योंकि उसमें ऊर्जा ही नहीं है। सही कहा। और इस सिद्धांत को सिर्फ ऐसी हवाई बातों तक सीमित नहीं रखा गया है। सोर्स मटेरियल में जीवन के कुछ बहुत ही अहम हिस्सों जैसे पैसा, सफलता, रिश्ते और स्वास्थ्य में इसके व्यवहारिक प्रयोग को बहुत अच्छे से समझाया गया है। चलिए सबसे पहले पैसे और सफलता की बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है। अक्सर समाज में एक बात बहुत आम तौर पर सुनने को मिलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है या महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं होता। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि इस तरह के वाक्य लगातार बोलने या सोचने से जिंदगी में पैसों की कमी ही और ज्यादा अट्रैक्ट होती है। लेकिन अगर किसी की असलियत में पैसे की कमी है तो वो झूठ कैसे बोले? वो ऐसा कैसे कहे कि उसके पास बहुत पैसा है जब जेब खाली है? यहाँ झूठ बोलने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है फोकस बदलने की। जब कोई कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसका पूरा फोकस उस चीज पर है जो उसके पास नहीं है। और नियम यह है कि जिस पर फोकस किया जाता है वही बढ़ता है। तो फोकस को कमी से हटाकर प्रचुरता यानी अबंडेंस की तरफ मोड़ना होगा। बिल्कुल। नोट्स में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। लगातार ये सोचने के बजाय कि बिल कैसे भरे जाएंगे, व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि पैसा आसानी से मेरी ओर आता है,
मनी फ्लोज टू मी इजिली। तो ये सिर्फ एक वाक्य रटने के बारे में नहीं है, बल्कि उस डर की मानसिकता से निकलकर एक खुलेपन और प्रचुरता की मानसिकता में जाने का तरीका है। हाँ, अगर फोकस कर्ज और गरीबी पर रहेगा तो दिमाग ऐसे ही फैसले लेगा जो कर्ज बढ़ाएंगे, लेकिन अगर फोकस अवसरों और प्रचुरता पर होगा तो इंसान नए रास्तों को देख पाएगा। ये नजरिया तो पूरी तरह से गेम बदलने वाला है। और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ये नियम सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। अगर हम रिश्तों की तरफ देखें, रिलेशनशिप्स में, तो वहां भी ठीक यही गणित काम कर रहा होगा। रिश्तों का मामला तो और भी ज्यादा संवेदनशील होता है। अक्सर लोग किसी रिश्ते में एक ही गलती करते हैं, वे सिर्फ सामने वाले की कमियों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। हाँ, जैसे वो तो कभी सुनता ही नहीं है, वो हमेशा लेट होती है, वे तो बस अपनी चलाते हैं, ऐसे ही विचार, राइट? बिल्कुल। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जब सिर्फ कमियों पर फोकस किया जाता है तो वो एक तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास बन जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब जिस चीज पर वो ग्लास रखा जाता है वो बड़ी होकर दिखने लगती है। एकदम सही। समय के साथ उस रिश्ते में और ज्यादा कमियां ही नजर आने लगेंगी, क्योंकि दिमाग सिर्फ वही ढूंढ रहा है। इसीलिए सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि रिश्तों में प्रशंसा यानी एप्रिसिएशन और आभार का होना कितना जरूरी है। यानी अगर किसी व्यक्ति में 10 खराब बातें हैं लेकिन एक अच्छी बात भी है तो उस एक अच्छी बात पर फोकस करना चाहिए। हाँ, जब सामने वाले की अच्छी बातों पर फोकस किया जाता है और उनके लिए दिल से आभार जताया जाता है तो वही अच्छी बातें रिश्ते में और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। ये रातों रात किसी भी रिश्ते की कड़वाहट को कम करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक बात है। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो सामने वाला भी हमारे प्रति अपना व्यवहार नरम कर लेता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, हेल्थ के मामले में। जब कोई इंसान बीमार होता है तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? स्वास्थ्य के मामले में ये सिद्धांत और भी ज्यादा गहराई से काम करता है। अक्सर जब शरीर में तकलीफ होती है तो व्यक्ति का पूरा ध्यान अपनी बीमारी, अपने दर्द और अपनी तकलीफ पर ही सिमट कर रह जाता है। ये तो स्वाभाविक है ना। दर्द हो रहा है तो इंसान दर्द के बारे में ही सोचेगा। वो हर किसी से अपनी बीमारी की ही चर्चा करता है। स्वाभाविक जरूर है, लेकिन किताब के अनुसार यही वो जगह है जहां गलती होती है। बीमारी पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करने से अनजाने में उसी बीमारी को ऊर्जा दी जा रही होती है। इसके बजाय फोकस पूरी तरह से ठीक होने पर, हीलिंग पर होना चाहिए। मतलब ये कल्पना करनी चाहिए कि शरीर फिर से स्वस्थ हो रहा है, खुद को पूरी तरह ऊर्जावान महसूस करना चाहिए, भले ही उस वक्त दर्द हो रहा हो। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर हमेशा हमारे दिमाग के निर्देशों का पालन करता है। अगर दिमाग में लगातार बीमारी और लाचारी के ही विचार चल रहे हैं तो शरीर उसी नेगेटिव स्थिति को बनाए रखता है। इसे शायद माइंड बॉडी कनेक्शन भी कहा जा सकता है, जहां दिमाग का विश्वास शरीर के रसायनों को बदल सकता है। बिल्कुल, जब दिमाग हीलिंग और संपूर्ण स्वास्थ्य की एक स्पष्ट और मजबूत तस्वीर बनाता है तो शरीर की कोशिकाएं उसी दिशा में काम करना शुरू कर देती हैं। इसे प्लेसीबो इफेक्ट के रूप में भी समझा जा सकता है, जहां सिर्फ विश्वास से ही शरीर खुद को ठीक करने लगता है। ये तो मानव शरीर और दिमाग की अद्भुत क्षमता है। और यहीं से इस पूरी चर्चा का एक ऐसा पहलू निकल कर आता है जो शायद मुझे लगता है सबसे ज्यादा गंभीर है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो इस पूरी किताब और इसके सारे सिद्धांतों का सबसे शक्तिशाली अध्याय कोई जादू या चमत्कार नहीं है, वो है जिम्मेदारी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी, ये एक ऐसा भारी शब्द है जिससे ज्यादातर लोग बचना चाहते हैं। इंसान को अपनी परेशानियों के लिए किसी और को दोष देना बहुत आसान लगता है। किस्मत खराब थी, बॉस अच्छा नहीं है, हालात ही ऐसे थे। लेकिन यही सोर्स मटेरियल एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखता है। वो बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि इंसान कोई पीड़ित या विक्टिम नहीं है। पीड़ित नहीं है तो फिर वो क्या है? वो अपनी जिंदगी का खुद एक निर्माता है, क्रिएटर है। और ये बहुत ही गहरी बात है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज जिंदगी में जो भी अच्छी या बुरी स्थिति है वो कहीं ना कहीं इंसान के अपने ही अतीत के विचारों का परिणाम है। ये तो सच में बहुत भारी विचार है। मतलब अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसे ये स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं उसके खुद के विचारों ने ही उस स्थिति को आकर्षित किया है। हाँ, और शुरुआत में ये बात लोगों को बहुत बुरी भी लग सकती है, लेकिन यही वजह है कि ये अवधारणा इतनी सशक्त भी है। सशक्त कैसे? अगर सब कुछ मेरी ही गलती है तो इससे तो और निराशा होनी चाहिए। निराशा नहीं, बल्कि इससे एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है। जरा सोचिए,
जब कोई ये मान लेता है कि वो एक पीड़ित है और उसके साथ चीजें बस हो रही हैं, तो वो अपने जीवन को बदलने की सारी शक्ति खो देता है। क्योंकि तब उसे लगता है कि नियंत्रण उसके बाहर की चीजों या लोगों के हाथ में है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही कोई ये जिम्मेदारी स्वीकार करता है कि उसके विचार ही उसकी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं, तो नियंत्रण तुरंत उसके अपने हाथ में वापस आ जाता है। वो समझ जाता है कि अगर उसके विचारों ने ये स्थिति पैदा की है, तो उसके नए विचार स्थिति को बदल भी सकते हैं। ये तो नजरिए को पूरी तरह से पलट देने वाली बात है। इसीलिए किताब का ये संदेश इतना अहम है कि परिस्थितियों या दूसरों पर दोष मढ़ना पूरी तरह से बंद करना होगा, ब्लेम गेम खत्म करना होगा। दोष देना या कंप्लेन करना एक बहुत ही कम ऊर्जा वाली वाइब्रेशन है। ये इंसान को उसी पुरानी और खराब स्थिति में फंसाए रखती है। इसके बजाय इंसान को अपने खुद के विचारों का गहराई से निरीक्षण करना शुरू करना चाहिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब यह है कि हर इंसान को अपने खुद के दिमाग का एक बहुत ही सख्त चौकीदार बनना पड़ेगा। एक चौकीदार मतलब ये पहरेदारी करनी होगी कि दिमाग में क्या जा रहा है। हाँ, ये देखना होगा कि दिन भर में किस तरह के विचारों को अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। क्या वे विचार उस दिशा में जा रहे हैं जहां वो व्यक्ति पहुंचना चाहता है, या वे उसे उस दिशा में खींच रहे हैं जिससे वो डरता है। अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य सार को एक जगह समेटने की कोशिश करें, तो वो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बनाता है। ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल ऑर्डर मशीन की तरह काम करता है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। जैसे किसी रेस्टोरेंट में जो ऑर्डर किया जाता है, किचन से वही डिश टेबल पर आती है। वेटर ये नहीं पूछता कि क्या आपको सच में ये तीखी डिश खानी है, इससे आपका पेट खराब हो सकता है। बिल्कुल नहीं। वेटर का काम सिर्फ ऑर्डर लेना और उसे डिलीवर करना है। यूनिवर्स भी ये तय नहीं करता कि जो ऑर्डर किया जा रहा है वो सही है या गलत, अच्छा है या बुरा। वो सिर्फ उस ऑर्डर को पूरा करता है। वैसे ही जो कुछ भी दिमाग में बार बार सोचा जाता है, वही हकीकत बनकर जीवन में सामने डिलीवर हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा और अहम सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए वो यही है कि आखिर हर पल अनजाने में ही सही क्या ऑर्डर किया जा रहा है। और यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। अपनी जिंदगी के बाहरी दुनिया को बदलने के लिए बाहरी चीजों या लोगों से लड़ना एकदम बेकार है। सबसे पहले अंदर की दुनिया यानी अपने विचारों के पैटर्न को बदलना पड़ता है। क्योंकि विचार बदलेंगे तो महसूस करने का तरीका बदलेगा, भावनाएं बदलेंगी तो वाइब्रेशन बदलेगी, और जब वाइब्रेशन बदलेगी तो इस ऑर्डर मशीन से डिलीवर होने वाली हकीकत अपने आप बदल जाएगी। बिल्कुल, ये एक सतत प्रक्रिया है, कोई एक दिन का काम नहीं। ये एक ऐसी चर्चा है जो सचमुच हमारे सोचने के पूरे ढांचे को ही चुनौती देती है, लेकिन जाते जाते एक ऐसा विचार है जो इन सारे सिद्धांतों को एक बिल्कुल नए और उलझे हुए मोड़ पे लाकर खड़ा कर देता है। वो क्या है? जरा सोचिए, यदि हर इंसान के विचार ही उसकी वास्तविकता तय करते हैं, तो क्या होता है जब दो अलग अलग लोगों के एकदम विपरीत विचार किसी एक ही चीज के लिए आपस में टकराते हैं? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। मान लीजिए एक ऑफिस में प्रमोशन की एक ही जगह खाली है और दो अलग अलग लोग उस एक ही प्रमोशन को पाने के लिए पूरी शिद्दत से इसी आकर्षण के सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों का विश्वास एकदम पक्का है, दोनों की भावनाएं और वाइब्रेशन बहुत मजबूत है। दोनों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे उन्हें प्रमोशन मिल चुका है। ऐसे में तो दोनों की ऊर्जा यूनिवर्स में जा रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये ब्रह्मांड रूपी ऑर्डर मशीन किसकी वाइब्रेशन को चुनता है और क्यों? क्या एक व्यक्ति की वाइब्रेशन दूसरे की वाइब्रेशन को काट सकती है, या फिर यूनिवर्स कोई ऐसा तीसरा रास्ता निकालता है जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो? ये एक ऐसा सवाल है जो आकर्षण के सिद्धांत की एक बिल्कुल नई, उलझी हुई और बहुत ही दार्शनिक परत को खोलता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे काफी गहराई से सोचा जा सकता है। क्या सच में विचारों का भी आपस में कोई टकराव होता है? खैर, ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। आज की हमारी इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। अपने विचारों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि कौन जाने आपका अगला विचार ही आपकी अगली हकीकत बन जाए।